सो आज के लाइव सेशन में अगेन वेलकम करता हूं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको बता देता हूं कि जो ये बैच जो ये वीडियो आप देख पा रहे हैं ये यही वाला कोर्स है जिसमें आपने इनरोल किया है। देख लीजिए एक बार, ये आपका भौतिकी हो गया, ये आपका रसायन हो गया। यहाँ पे तो भौतिकी वाले में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका हमारा उद्देश्य है कि अगले 60 दिनों के अंदर हम अपने पूरे सिलेबस को लाइव सेशन में कंप्लीट कर दें। और ये क्लासेस डेली चलने वाली है। वैसे ही अगर हम रसायन की बात करें तो ये भी हमारा टारगेट है। इसका भी सुबह 9 बजे से लाइव क्लास है, इसका 8 बजे से है। टाइमिंग मैं क्लियर कर देता हूँ। और इसमें भी 60 दिनों में हम कंप्लीट सिलेबस यहाँ ख़त्म करेंगे। और ये अपना कॉम्बो पैक है। तो भाई आप लोग कमर कस लीजिए, है ना, कि हमें मेहनत करना है। और जैसे अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करेंगे यहाँ पे। अब आइए आपको लेके आना चाहेंगे। ये लिमिटेड टाइम ऑफर था, बाकी बच्चों ने लाभ लिया है। और बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर 20 जनवरी क्रॉस कर गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 25 जनवरी तक जो है इस ऑफ़र को एक्सटेंड कर दूँ। ठीक है, यहाँ से हम बात करने वाले हैं। और यहाँ देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने जो पार्ट 1 में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था गति के नियम के बारे में पढ़ा था, सब कुछ बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे घर्षण के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुक्त यानी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है, एफबीडी कैसे बनाया जाता है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आइए आपको बताते हैं घर्षण के बारे में। घर्षण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में फ्रिक्शन कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा एक एक टर्म को जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा घर्षण, ठीक है। घर्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। तो जी जब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं, घर्षण की बात करते हैं, तो घर्षण कहता है कि जब आप किसी भी दो वस्तुओं के बीच में, आप सिंपल भाषा में कहते हैं, रगड़ पैदा करते हैं। यानी कि दोनों के बीच में आपस में एक गति करवाते हैं। तो एक का जो सतह है दूसरे के गति के विरोध करता है, यानी उसमें रुकावट करने की पैदा करता है। मतलब घर्षण वह बल है जो संपर्क में आए दो सतहों के आपेक्षिक गति का विरोध करता है। कौन सी गति का, आपेक्षिक गति का विरोध करता है। इसका नोट्स आपको यहीं पर मिल जाएगा, ऐप में ही मिल जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली क्या है, घर्षण वह बल है, हम लिख सकते हैं वैसा बल जो, क्या बोलेंगे, वह बल है, वैसा बल है जो संपर्क में आए दो सतहों के, जो संपर्क में आए दो सतहों के, कैसी के, आपेक्षिक गति का विरोध करता है। आपेक्षिक गति का विरोध करता है, ठीक है। अब आपेक्षिक गति क्या होता है, इसको रिलेटिव मोशन हम लोग कहते हैं। मतलब जब एक सतह दूसरे पे गति कर रहा होता है, एक दूसरे के संपर्क में, उसको आपेक्षिक गति कहते हैं। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो, समझ में आ गई हो, तो कोई एग्जांपल समझ लिया जाए। अब अगर इस बोर्ड पे मैं अपने हाथ को रखूं और यहां पर मान लो ऐसे रखता हूं, और रखने के बाद मैं नीचे ला रहा हूं ऐसे करके, तो एक तो ये रहा जी कि जैसे ही मैंने इस पे हाथ रखा स्लिप करके नीचे आ गया। और एक ये रहा कि जब मैं इस पे रख रहा हूं तो धीरे 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 आ रहा है। तो सतह अगर चिकना है तो घर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर सतह खुरदरा है तो ये जो मेरी गति नीचे की ओर हो रही है, मेरी गति नीचे की ओर हो रही है यहाँ, तो मेरे इस हथेली पे जो घर्षण बल है ये ऊपर की ओर दिशा में लगेगा। कैसा लगेगा, ऊपर की दिशा में लगेगा। लाइव सेशन में आप हैं, कोई डाउट होता है यहाँ पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। लाइव का मतलब यही होता है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं घर्षण कितने तरह का होता है। तो देखिए जनरली घर्षण जो आपको पढ़ना है वो दो तरीके का पढ़ना है, लेकिन आपके सिलेबस में एक तीसरा भी है। मैं उन तीनों के बारे में ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि तीनों में से किसी के ऊपर भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो घर्षण के प्रकार कितने हैं जी, तो सबसे पहला जो घर्षण हमारा होता है, सबसे पहला नंबर 1, उसको हम बोलते हैं स्थैतिक घर्षण के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण के नाम से जानते हैं। ये हमारा पहला घर्षण होता है इसको,
इसको हम लोग एफ एस से डिनोट करते हैं, एफ एस से डिनोट करते हैं। और हम आपको बताएंगे आगे कि इसमें और भी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होता है, वो भी आपको बताएंगे। दूसरा जो हमारा घर्षण होता है वो होता है गतिज घर्षण। दूसरा कौन सा होता है? गतिज घर्षण होता है। जिसको हम लोग एफ के से डिनोट करते हैं। और तीसरा जो यहां पर हमारा घर्षण होता है उसको समझिएगा, उस घर्षण का नाम है घूर्णीय घर्षण। घर्षण में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और ये जो घूर्णीय घर्षण होता है, ठीक है, इसका भी मैं आपको बताऊंगा। कई बार एफ आर से भी इसको डिनोट करते हैं ऐसे करके, वो बताएंगे इसको, क्योंकि इंग्लिश में रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं तो रोलिंग हो गया। के इसलिए जिसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं तो के हो गया, और एस इसलिए इसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं तो इसलिए एस से डिनोट करते हैं। तो ये तीन चीजें होती है। अब इन तीनों को जरा हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे कि बेसिकली स्थैतिक घर्षण होता क्या है। देखिए, घर्षण जरूरी नहीं है कि जब दो वस्तु आपस में गति में हो तभी लगेगा। घर्षण तब भी लगता है जब वस्तुएं विराम की अवस्था यानी रेस्ट में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वैसा घर्षण जो किसी भी वस्तु के गति को रोक देता है, मतलब आप ये मानिए शून्य को बना के रखता है, बल को। अब इसको आसान तरीके से समझते हैं। एक बड़ा सा बक्सा आपके घर में रखा हुआ है, आप बक्से को धक्का देने के लिए गए ऐसे करके, तो भाई जैसे ही आप बक्से को धक्का देने के लिए गए तो आपने तो अपनी तरफ से पूरा बल लगाया, लेकिन मजाले की बक्सा आगे की ओर गति कर जाए, आगे की ओर सरक जाए। बक्सा आगे की ओर कोई गति नहीं करता, कोई मूवमेंट ही गति उसमें होता ही नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि आपने कोई बल नहीं लगाया है। सोचिए, अगर सोचिए वो जो बक्सा है किसी बर्फ की सिल्ली पे होता या किसी चिकने सतह पे होता, तो आप एक बार टच करते और वो फिसलता हुआ आगे बढ़ जाता है। लेकिन वही बक्सा जब एक खुरदरे सतह पर है, आपके घर के किसी भी, मान लो कि ग्राउंड पे रखा हुआ है, जमीन पे रखा हुआ है, तो वहां पर आपको ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है? कुछ तो ऐसी बात है, कोई तो ऐसा बल है जो मेरे द्वारा लगाए गए बल का सामना कर रहा है और उस बक्से को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अगर कोई मान लो खली आ जाए या 3-4 लोग आ जाए, फिर धक्का देते हैं तो फिर आगे की ओर मूव कर जाता है। तो इससे एक बात और समझ में आती है कि यार जब हम ज्यादा बल लगा रहे हैं तब ये गति में आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो जो बल लग रहा है वो घर्षण का बल लग रहा है। यहां पे अगर मैं मान लो एक बक्सा बनाऊं, यहां पे ये मान लो बॉक्स बनाता हूं। अब इस बॉक्स को ध्यान से देखिए। अब आप क्या कह रहे हैं कि जी हम तो इधर की ओर बल लगा रहे हैं, मान लो कि हम इधर की ओर सर एक बल लगा रहे हैं, एफ लगा रहे हैं, यहां पर खूब बल लगा रहे हैं, एकदम से खूब बल लगा रहे हैं, लेकिन ये तो गति में ही नहीं आ रहा है, अभी भी ये विराम की अवस्था में ही है, ये विरामावस्था में ही है, इतना बल लगाने पर भी। तो क्या कारण है सर कि ये आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहा है? तो बच्चों इसका कारण ये है कि जिस दिशा में आप बल लगा रहे हो उसके उल्टी दिशा में, उसके विपरीत दिशा में एक बल लग रहा है, और वो लग रहा है फ्रिक्शन का इधर, और ये एफ एस लग रहा है, यानी यही ये स्थैतिक घर्षण लग रहा है। तो याद रखिएगा, जब तक वस्तु विराम में रहेगा उस दौरान लगने वाले घर्षण को हम लोग स्थैतिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण के नाम से जानेंगे। और स्थैतिक का मतलब होता है स्थिर है वस्तु। यहां पे मैं आपको शब्दों से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर वस्तु कैसा यहां पर है? स्थिर है, आगे कोई मूवमेंट नहीं है। अब जब हम बक्से पे इतना बल लगा देते हैं, हालांकि इसके बीच में बताऊंगा कि कैसे कैसे ये बदलता है, क्या होता है वो भी समझाऊंगा, लेकिन पहले मोटा मोटी समझा देता हूं। तो जैसे हमने कहा कि जी हमने इस पे बल लगाया, अब इस पे हमने इतना बल लगा दिया कि ये जो लगने वाला घर्षण है यानी कि स्थैतिक घर्षण है उससे ज्यादा हो गया, तो बक्सा अब मूव करने लगा, यानी बक्सा अब गति में आ गया है। कैसा आ गया है? गति में आ गया है। तो एक पिक्चर और ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर आपके सामने। देखिए एक पिक्चर और ड्रॉ करते हैं कि ये है बक्सा, ठीक है, और यहां पर जो है अब हमने इतना बल लगाया है कि अब ये वाला गति में आ गया। कैसा आ गया? ये गति में आ गया। तो मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि यहां तो लग रहा था स्थैतिक,
यही लग रहा था ना यहाँ पे, ऐसा लग रहा था। यहाँ तो लग रहा था Fs, हाँ लिख तो दिया Fs, तो लग ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि जब ये वस्तु, ये बक्सा गति में आ गया और हम बल लगातार लगाए जा रहे हैं, ये आगे की ओर भी बढ़ रहा है, तो क्या अभी भी यहां पर कोई घर्षण का बल लग रहा है? कमेंट में हमें बताएंगे, बताइए जरा, इंटरेक्ट करो, लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड थोड़ी ना है। फिर रिकॉर्डेड और लाइव में फर्क क्या रह जाएगा? आप हमारे लाइव क्लास में, हमारे ऐप में पढ़ रहे हो, तो यहां आपको तो पूरा राइट बनता है। तो आपने लिखा यस करेगा, और वो कौन सा घर्षण होगा? तो याद रखिएगा, जब हम कहते हैं कि कोई भी वस्तु गति में है और वहां पे उनके सतहों, यानी जिस सतह पर है वहां पे अगर कोई घर्षण लग रहा है, तो उस घर्षण को हम जो बोलते हैं वो गतिज घर्षण है। गतिज मतलब गति में जब वस्तु होती है और जब कोई घर्षण का बल लगता है, तो उस प्रकार के मतलब उस तरह के घर्षण को हम लोग गतिज घर्षण कहते हैं। यानी कि बच्चों, अब ये इधर की ओर जो लगने वाला है, ये एफ के लगेगा। कैसा लगेगा? एफ के लगेगा। समझ में आ रही बात? एफ के लगेगा। मजा आएगा पढ़ने में आपको। यस यस यस, रगड़ के कारण लगेगा, मजा आएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी अब बिंदास क्लास चलेगा। बहुत हो गया है ना, बहुत ज्यादा हो गया, जिसमें बहुत इंतजार कर लिया आप लोगों ने। चलिए, तो अब यहां पे देखिए, जब हम आगे बात करते हैं तो अभी इसके बीच में और बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, इसका ग्राफ भी आपको बताऊंगा, एक एक चीज क्लियर करूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा समझते हैं अब ये घूर्णीय घर्षण क्या होता है। तो परिभाषा एक बार देख लेते हैं। जैसे स्थैतिक घर्षण के हमने बताया कि हम जो बोल रहे हैं यह कौन सा घर्षण का बल है, तो जी यह है तब तक गति को रोक के रखता है जब तक कोई बाहरी बल ना लग जाए, उसको हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। यानी इसका काम है वस्तु को स्थिर रखने का काम करना, क्योंकि गति में आ गया तो गतिज। अब देखिए, जब हम गतिज घर्षण की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? यह तब कार्य करता है जब दो सतहें क्या करती है? गति करना स्टार्ट कर देती है, गति में आ जाती है यहां पे। ठीक है, बच्चे ने लिखा इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेहनत कीजिए, इस बार हिंदी मीडियम का भी परचम लहराएगा। उदाहरण, बर्फ पर फिसलती स्लेज। समझिएगा, एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, बर्फ पे स्लेज को हम लोग फिसला रहे हैं, तो वो हो गया आपका गतिज घर्षण। अच्छा, घूर्णीय घर्षण क्या होता है? इसको बोलते रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। देखिए, यह घूर्णी गति का विरोध करता है और गतिज घर्षण से कम होता है। अब ये घूर्णी गति क्या होता है इसको समझाते हैं। आप मॉल्स में जाते हैं, है ना, आप बाकी जगह पे जाते हैं, तो आपने एक चीज देखा होगा कि आपको एक कार्ट दिया जाता है जिसके नीचे 4 पहिए लगे होते हैं और उसके अंदर आप भारी सामान भी डाल देते हैं, फिर भी आप बड़े आराम से ऐसे करते हैं। हम लोग वीकेंड्स में जाते हैं, जैसे डी मार्ट वगैरह हो गया या मेगा मार्ट हो गया, तो राशन का सामान लेने या नॉर्मल सामान लेने जाते हैं, तो उसमें ऐसा व्यवस्था है कि बच्चे को बैठा दीजिए, सामान भी रख लीजिए, आटा चावल जो भी रखना है, जो भी चीजें हैं आपका ग्रोसरी का सब रख दो, फिर भी आराम से वो मूव कर जाता है। तो अब हमें यह समझना होगा, जहां पर इन दोनों घर्षण में हम देख रहे हैं कि तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो रोकने का काम कर रहा है, लेकिन वही जो घूर्णीय घर्षण होता है वो आपको सपोर्ट कर देता है। मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल कई बार पूछता है कि जो अपना घर्षण होता है उसके कुछ लाभ और कुछ हानि बताइए। तो जैसे लाभ पूछेगा, घर्षण के लाभ, तो घर्षण के लाभ क्या है सोचिए। अगर सड़क जो है एकदम चिकना होता है ना, सड़क एकदम चिकना होता, तो सोच रहे हैं आप चल पाते? नहीं चल पाते। मैं आपको बोलूं कि जी एक काम कीजिए ना, बर्फ के सिल्ली पे चल के दिखाइए, चलेंगे आप? नहीं चलेंगे, कहेंगे यार कहां से बर्फ के सिल्ली पे फिसल गए तो ऐसे गिर जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही फिसलन है, घर्षण हुआ है ही नहीं। तो भाई कहीं कहीं घर्षण होना फायदेमंद है और कहीं कहीं घर्षण होना नुकसानदायक भी है। अब कहाँ कहाँ नुकसानदायक है मैं आपको बताता हूं, उससे पहले ये देखते हैं कहाँ कहाँ फायदेमंद है। तो सड़कों पे घर्षण होना अच्छी बात है, जिससे कि रुखड़ा होता है थोड़ा ना, क्या बोलते हैं उसको, चिकना नहीं बनता है। टायर्स में जानबूझ के डिजाइन बनाया जाती है, सवाल पूछता है, ये सब लिखना पड़ेगा आपको, है ना। टायर्स में देखिए कट कट का डिजाइन बना होता है, आपके चप्पलों में डिजाइन बना होता है। एक बार क्या है कि मैं पढ़ता था तो उसमें बरसात का समय था
और चप्पल मेरा चिकना हो गया था और ऐसा फिसला कि बहुत तेजी से गिरा। तो क्या कहा जाता है कि चप्पल देख लो कहीं आपका कोई नीचे की जो डिजाइन है खत्म तो नहीं हो गई, वरना गिर जाओगे आप। तो ये चीजें होती है ना, घर्षण का ही तो काम होता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ लाभ है, हानि कहाँ कहाँ है। अब मशीनों में अगर घर्षण बढ़ जाए तो मशीनें कटर 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 की आवाज करेगा, है ना। तो वहां पर क्या होगा, खराब हो जाएगा, रगड़ होगा वहां पे। तो इसीलिए वहां पर ग्रीस तेल, जिसे सिलाई मशीन में आपने देखा होगा तेल वगैरह देते हैं, जिससे क्या होता है वो चिकना बन जाता है वहां पे, ताकि आराम से वहां पर चले। इवन आप देखो ना घुटनों में भी क्या होता है, ग्रीस होता है, जिससे कि हड्डियां एक दूसरे से कनेक्ट होती है, कार्टिलेज, और उसको मूवमेंट बहुत आसानी से होता है। अब जिनका ग्रीस खत्म हो जाता है उनको ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो वहां पर भी जो है बहुत सारे जगह पे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। तो घर्षण का पूछेगा कि कुछ लाभ और कुछ हानि बताइए, तो अपने बिहार पे जैसा आपको लगे आप उसका उदाहरण दे देना। तो ये दो चीज बताइए, अभी डिटेलिंग एक एक करके हम जानेंगे। घूर्णीय घर्षण का हम आपको बताते हैं कैसे ये फायदेमंद होता है। अब सोचिएगा यहां पे, मान लो कि मैं यहां पर एक व्हील बनाता हूं, यहां पे मान लो कि मैं एक व्हील बनाता हूं, समझना ध्यान से, यहां बनाता हूं, यहां पे एक व्हील बनाता हूं, ठीक है, और सर्कल कर देता हूं। देखो जी ये मैंने बना दिया। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि ये जो हमारा पहिया है, ये जो चक्का है, जो भी आप समझो, ये इस तरह से है, ग्राउंड से कनेक्ट है। अब ये कैसे मूव कर रहा है इसके मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। तो मैंने कहा कि ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। मान लो हम ऐसे करके धक्का देते जा रहे हैं, उसमें 4 चक्के लगे हुए हैं और चारों चक्के ऐसे 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 मूव हो रहा है, ऐसे ऐसे मूव हो रहा है, तो बड़ी आसानी से धक्का दे रहे हैं। तो मेरा बस इतना इंटेंशन है आपको बताने का, मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि कैसे ये आपके गति में सपोर्ट कर देता है, मदद करता है, जबकि ये विरोध करता है, ठीक है। तो समझिएगा इसको ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, जो सतह, जो इस पहिए का, इस चक्के का जो भी पार्ट, जो भी हिस्सा इस जमीन से टच करेगा, उस पे हमें ध्यान देना है। अब यहां पर क्या हो रहा था कि इतना बड़ा हिस्सा इस जमीन से टच हो रहा था, अच्छा खासा था। लेकिन यहां पर हम ध्यान से देखेंगे कि बस एक पॉइंट है, यहां पर बस सिंगल पॉइंट है जो आपके इस नीचे के सतह को टच कर रहा है। उसमें भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्या करता है, आपके आपेक्षिक गति का विरोध करता है। परिभाषा नहीं बदल जाएगा, परिभाषा तो वही रहेगा आपका। लेकिन हमें यह समझना है कि अब ये अगर ऐसे मूव कर रहा है, ध्यान समझिएगा, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो यहां पर ये इधर की ओर आ रहा है, इसका मतलब ये इधर की ओर जा रहा है। ये पॉइंट सोचिए ना, आप इन पॉइंट्स के बारे में ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा। देखो जी मैं हट गया हूं, पिक्चर देख लो ध्यान से, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं जी। मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ऐसे करने पर ये जो नीचे वाला पॉइंट यहां पर टच कर रहा है, वो सारा पॉइंट जो भी आ रहा है इधर की ओर, मतलब इस जमीन को तो यही लगेगा ना कि यार ये तो इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, इसको तो यही लगेगा ना अपेक्षिक गति में। तो हम ये कहेंगे ये इधर जा रहा है, इसीलिए यहां पर जो घूर्णीय घर्षण लगेगा वो इधर की ओर लगेगा। किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा, यानी Fr इधर की ओर लगेगा यहां पर। और यहां तो ये गति हो रहा है इसका, इस बिंदु का मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ये बिंदु ए मान लेते हैं। तो कितना कमाल की बात हो गई, मतलब कि ये गति, ये बिंदु की गति है, बिंदु ए की गति, आप समझिए। लेकिन ओवरऑल हम किधर मूव कर रहे हैं, हम गति तो इधर की ओर करना चाह रहे हैं ना, क्योंकि पहिए को हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो मजा ही आ गया यार, तो हम इधर की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ये वाला जो घूर्णीय घर्षण है ये भी इसी दिशा में लग रहा है। मतलब हम थोड़ा सा बल लगा रहे हैं और उल्टा कुछ और एक्स्ट्रा यहां पर लग जा रहा है। तो मतलब हल्का सा देंगे तो एक और बल ऐड हो गया, जिसकी वजह से बहुत आसानी से वो फिसलते हुए आगे बढ़ जाता है। ये समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? इस पर लिखने के लिए भी आ सकता है कि कैसे ये आपको मदद करता है आपके गति में। तभी तो जितने चक्के वाले चीजें होती बहुत आसान से मूव कर जाता है। कमेंट बताएंगे यहां पे कि क्या ये चीजें क्लियर हुई आपकी, समझ में आया आपको या नहीं समझ में आया ये वाला? क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, कैसे ये आपकी गति में सपोर्ट करता है। यहां पे मैं देखता हूं कोई कमेंट नीचे तो नहीं दब गया। कमेंट तो नीचे नहीं दबा, चलिए समझ में आ गया। आगे बात करना चाहेंगे अगले में, तो यहां तक हो गया।
अब बारी बारी से हम लोग आते हैं स्थैतिक घर्षण पे और गतिज घर्षण पे। इस पर ग्राफ भी पूछता है और मेन जो दो चीजें आपसे पूछता है, जो न्यूमेरिकल्स पूछता है, आपके जितने भी सवाल पूछे जाते हैं इन्हीं दोनों पूछे जाते हैं। इसके फॉर्मूला वगैरह भी देख लेते हैं हम लोग, मजा आएगा पढ़ने में एकदम से। आइए आगे आते हैं। तो हम यहाँ टाइटल लिख देते हैं स्थैतिक घर्षण। जी परिभाषा तो सर हमने देख लिया था। हाँ जी परिभाषा तो आपने देख लिया था। अब यहां पर आगे बताइए। ठीक है आगे बताते हैं आपको। अब यहां पर हमें यह समझना होगा कि जो अपना स्थैतिक वाला घर्षण होता है ना, वो वस्तु को किसमें रखता है, किसमें रखता है, उसमें रखता है, क्या बोलते हैं, विरामावस्था में ही रखता है यहां पे। अच्छा तो अगर विरामावस्था में रखता है तो किस तरह से रखता है, कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपका स्थैतिक वाला घर्षण होता है, स्थैतिक वाला होता है, उसका जो मान है वो बदलता रहता है। समझ रहे हो, इसका मान कैसा होता है, बदलता रहता है। एक अधिकतम स्थैतिक घर्षण भी होता है। तो अधिकतम किस केस में होता है वो भी हम आपको बताएंगे यहां पे, और ये क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे। कुछ कमेंट कर रहे हैं आप लोग, चलिए। आप कोई भी चीज है मुझे यहां बता सकते हैं, ठीक है। ओके तो अब यहां पर देखिए मैं एक बॉक्स लेता हूं, मान लो ये हमने बॉक्स लिया और ये सतह है। थोड़ा सा गैप मैं दिखा रहा हूं, पूरा टच नहीं कर रहा हूं, ताकि मैं कुछ बलों को यहां पर दिखा सकूं। इस बात को समझिएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहां पे हम सबसे पहले ये मान के चलते हैं कि जो अपना स्थैतिक वाला घर्षण है, जिसकी अधिकतम परिमाण जो है वो 100 न्यूटन है। हम ये मान के चलते हैं, इस बात को समझिएगा। क्योंकि जो स्थैतिक घर्षण होता है, ठीक है, जो स्थैतिक घर्षण होता है, एक तो नॉर्मल स्थैतिक होता है जिसमें एफएस हो गया, और एक एफएस मैक्सिमम होता है। अब इसका जो मान है ये बदलता रहता है और ये फॉलो करता है न्यूटन के तृतीय नियम का। न्यूटन के तृतीय नियम को ये फॉलो करता, अनुसरण करता है, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, जिसमें क्रिया और प्रतिक्रिया बलों के हिसाब से चलता है। मैं आपको समझाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट में समझा देता हूं। और ये जो होता है आपका अधिकतम स्थैतिक घर्षण होता है, मतलब इससे ज्यादा होगा ही नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका। तो जितने भी वस्तु होते हैं जो किसी सतह पे रखे होते हैं और स्थैतिक घर्षण की वजह से वो गति में नहीं आ पाते हैं, विराम की अवस्था में ही रहते हैं, तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आप मान के चलिए कि आपके पास 10,000 रुपये है और आप जाते हैं मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। इस बात को समझिएगा। तो जी आपके पास 10,000 रुपये है, आप बाजार मार्केट में गए शॉपिंग करने के लिए, आपको कोई जीन्स पसंद आ गया, आपने दुकानदार से पूछा ये जीन्स कितने का है, उसने कहा ये जीन्स जो है 2,000 रुपये का है। तो आप उसको 2,000 ही देंगे या पूरा का पूरा 10,000 पकड़ा देंगे? नहीं भैया लो 10,000 रुपये लो। बताइए क्या करेंगे आप? कुछ भी, मेरा 500 का सामान है जी, 500 रुपया, 500 रुपया ही केवल हमें सामान का आया, बोले 500 का ही सामान हमें लेना है, तो क्या हम उसको 10,000 पकड़ा देंगे? ये कोई मतलब हुआ? घर में मान लो खाना बना है, 10 रोटियां हैं, मुझे 2 ही रोटी खानी है, तो मैं 10 रोटी ले लूंगा? नहीं लूंगा ना मैं। तो मतलब जितना रिक्वायर्ड होगा उतना ही तो करूंगा मैं। जहां मुझे जरूरत होगी 1,000 की, 1,000 की। हाँ एक यहां पर कॉमन बात है कि भाई अगर मेरे पास 10,000 रुपये है तो मैं 10,000 से ज्यादा का शॉपिंग नहीं कर पाऊंगा। मेरी पूरी जो क्षमता है वो 10,000 की है। मतलब अगर मैं 10,000 से चाहूं कि 11,000 12,000 कर लूं, कर्जे में करो उसका मैटर नहीं, कैश में नहीं कर पाऊंगा मैं। ये मेरी क्षमता है, 10,000 से ज्यादा नहीं कर सकता हूं। वही सेम सिद्धांत यहां पर हम फॉलो करेंगे। तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि मान लेते हैं
मान लेते हैं, है ना, माना कि यहां जो एफएस मैक्सिमम है वो 100 न्यूटन है, मान लेते हैं यहां पर इस कंडीशन में, इसको केस 1 बोल देते हैं। केस 1 में अपना जो अधिकतम स्थैतिक घर्षण है ना वो 100 न्यूटन है। अब आपने क्या किया, एक बल लगाया, यहां पर एक बल लगाया आपने जी। कैसा बल लगाया यहां पे, तो हमने एक ऐसा बल लगाया जिसमें हम इधर की ओर जो है, इधर की ओर जो है लगा रहे हैं एफ, एक एफ लगा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से यहां पे। तो ऑब्वियस सी बात है इसके उल्टी दिशा में इधर क्या लगेगा, एफ एस लगेगा यहां पे। मेरा आपसे एक सवाल होगा, ए, कंडीशन ए, अगर एफ हमारा 10 न्यूटन है तो हमारा एफ एस कितना होगा। सोचो, इसकी पूरी की पूरी क्षमता 100 न्यूटन है, हम आए और हमने बक्से पे 10 न्यूटन का बल लगाया। कितने का लगाया, 10 न्यूटन का बल लगाया। तो अब उसके विपरीत दिशा में जो स्थैतिक घर्षण लगेगा वो कितना लगेगा, पूरा क्षमता कितना, 100 न्यूटन। हम कितना लगा रहे हैं, 10 न्यूटन। तो जवाब दे रहे हैं 90। हम आपके एक एक पहलू पे बात करेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली समझ में आना चाहिए। मैं यहां परिभाषा लिख दूं, वाला ब्ला 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 ये कर दूं, उससे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उससे, माइंड में चीजें रहनी चाहिए ना, फिजिक्स पढ़ रहे हैं यहां पे, समझिए बात को। तो जी आप कह रहे हैं 90 न्यूटन। चलिए आपकी एग्जांपल, मतलब आपने जो आंसर दिया है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं, तो सोचो, समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बक्सा है ये वाला, प्रैक्टिकली सोचो, अपनी आंखें, अपनी आंखों के सामने सोचो बक्सा है, आंखें बंद कर लो, जो भी आंखें बंद करो तो मैं दिखाई नहीं दूंगा तो आंखें खोल के सोचो, ये बक्सा है या घर में कोई बक्सा होगा, हम बक्से के पास गए और हमने उसको 10 न्यूटन का बल लगाया। कितना लगाया, 10 न्यूटन का बल लगाया, और बदले में बक्से ने इस दिशा में, मतलब उसकी उल्टी दिशा में मेरी तरफ 90 न्यूटन लगा दिया। सोच के देखो, मजा आएगा। सोचो, ये है बक्सा, यहां हम लगा रहे हैं 10 न्यूटन और इसके उल्टी दिशा में ये लगा रहा है 90 न्यूटन, समझो। तो भाई मेरा वाला 10 इसके 90 में से अगर माइनस भी कर दूंगा तब भी कितना बचा, 80 न्यूटन। यानी कि इधर तो पलरा भारी हो जाएगा ना, तो अगर यहां से कटेगा भी तब भी इधर क्या बचा, 80 न्यूटन। तो भाई 80 न्यूटन तो मेरे लिए खतरनाक हो जाएगा। यानी हम गए बक्से को छेड़ने के लिए, है ना, 10 न्यूटन लगाया और बक्सा 80 न्यूटन से मुझे खदेड़ रहा है, मुझे धक्का दे रहा है, तो उल्टा हो जाएगा नहीं उल्टा नहीं हो जाएगा। मतलब किसी भी वस्तु को हम जाएंगे वहां पे, किसी भी वस्तु को, और वहां पर हम लगाएंगे और वो जो है उससे ज्यादा मेरी तरफ बल लगा दे तो बड़ा उल्टा हो जाएगा। फिर तो दुनिया में हर चीज तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। भाई 80 न्यूटन कहां जाएगा फिर, आप ये भी सोचो ना। फिर आप कहेंगे सर ये 80 न्यूटन इसको रोकने में काम आया है। तो फिजिक्स में ये कहा जाता है कि जो भी बल होता है उसका एनकाउंटर किसी दूसरे बल से होता है। तो यहां एनकाउंटर कहां हो रहा है, आप ये बताओ ना। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये न्यूटन के तृतीय नियम, थर्ड नियम को, तीसरे नियम को क्या करता है, फॉलो करता है। यानी कि जैसे आपके पास पूरे शॉपिंग करने गए थे, 10,000 रुपया था ना, तो आप हर सामान को खरीद रहे थे तो जितना जरूरत था उतना ही पैसा दे रहे थे। मैंने कहा ना 2,000 का जीन्स था तो आपने उसे 10,000 तो नहीं दे दिया ना, आपने उसे 2,000 ही दिया है यहां पर। तो वैसे ही इसकी औकात है 100 न्यूटन की, इसको क्या बोलेंगे, इसकी औकात है, ये इतना का औकात है, इतना का इसका औकात है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार पूरा औकात दिखा दे। तो अगर 100 न्यूटन तो जरूर है, लेकिन क्योंकि इधर से हम 10 न्यूटन लगा रहे हैं तो बदले में ये भी 10 न्यूटन ही लगाएगा, ताकि वस्तु जो है वो गति में ना आके विरामावस्था में रहे। यहां तो गति में आ जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा ना, तो असंतुलित बल लग जाएगा ना यहां पे। इधर 10 और इधर अगर हम माइनस करते हैं 90 में से 10 तब भी 80 न्यूटन एक्स्ट्रा बच जाएगा, जो इस वस्तु को इस दिशा में गति में ला देगा। समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है ये। तो अब इस बात को समझो कि भाई ये क्रिया है, ये प्रतिक्रिया है, और ये कब तक ऐसा चलेगा मैं वो भी आपको समझा देता हूं। अब मान लेते हैं एक और केस यहां पर लेते हैं।
अगर हमारा एफ मान लो हो गया 50 न्यूटन, तो अब यहां पर जो एफ एस है वो कितना लगेगा? अब बताओ, अब कितना लगेगा? बताइएगा जरा, सोचो। और हमेशा मेरी बात याद रखना कि आप 10,000 रुपये लेके मार्केट गए हो, 2,000 का जीन्स पसंद आया है, दुकानदार को आप 10,000 नहीं पकड़ा दोगे, जितना का है उतना ही तो दोगे। फिजिक्स है ये, भौतिकी जिसको हम कहते हैं। मजा आएगा पढ़ने में, एकदम से पूरा का पूरा ऐसे ही क्लासेस चलेंगे। और यकीन मानिए, कब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, कब आपको चीजें याद हो जाएगी पता नहीं चलेगा। तो आपने लिखा है 50 न्यूटन, बिल्कुल सही जवाब दिया है, 50 न्यूटन ही होगा। रीजन ये है ना, इसकी भले ही औकात 100 न्यूटन की। आप देखते हो, मैंने कहा ना आपकी औकात है 10,000 रुपये खर्च करने की, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हर जगह पे 10,000 लगा दें, जितना जरूरत होगा उतना लगाएंगे। हाँ, 10,000 का सामान होगा तो 10,000 लगा देंगे, और 10,000 से ऊपर हाथ खड़ा कर देंगे, जी हमारे पास अब पैसा नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो कब तक ये चलेगा? बराबर में जितनी इसकी औकात है। यानी कि एक केस और ले लेते हैं यहां पे, एक केस और ले लेते हैं यहां पे, ये पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएगा, ये वाला जो मैं लिख रहा हूं। एक केस और ले लेते हैं, अगर एफ हम लोग ले लेते हैं यहां पे 100 न्यूटन, अब हमारा एफ एस कितना लगेगा बताएंगे? अब एफ एस कितना लगेगा जी? एफ ले रहे हैं कितना? सोचो, 100 न्यूटन, मार्केट में गए हैं, हमें एक ऐसा सामान पसंद आ गया जो 10,000 रुपए का है, तो कितना दोगे उसे? 10,000 ही दोगे ना? अरे बात समझ में? तो यहां कितना हम लगाएंगे? एफ एस कितना होगा? हम यहां से लगा रहे हैं 100 न्यूटन, ये 100 न्यूटन है, इसको 100 न्यूटन। चलिए देखते हैं क्या जवाब आपका है। तो आपने कहा 100 न्यूटन, क्या बात है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं, एक और ऑप्शन लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूं अगर एफ मैं ले लूं 120 न्यूटन, कितना? 120 न्यूटन, तो आप मुझे बताइए कि यहां पे जो घर्षण का बल होगा कितना होगा, और क्या स्थैतिक घर्षण ही रहेगा या वो बदल जाएगा? अगर मैं 120 ले लूं तो, मान लो मैं बोल रहा हूं, मैं 120 न्यूटन ले लिया मैंने, इसकी औकात से ज्यादा ले लिया, जितना इसका औकात है ना उससे ज्यादा ले लिया, 20 ज्यादा ले लिया, लो। तो क्या बोल रहे हैं यहां पर? गतिज हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि अब जो यहां लगेगा वो एफ के लगना स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी ये कैलकुलेशन में पता चलेगा। क्योंकि जो गतिज वाला होता है ना बच्चों, हालांकि मैक्सिमम ये लगा सकता है, जैसे यहाँ एफ एस कहा कि यहाँ एफ एस मैक्सिमम बोल सकते हैं, एफ एस मैक्सिमम लगा देगा पूरा। तो गतिज वाले में क्या होता है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। रीजन ये है कि जो गतिज वाला होता है, गतिज घर्षण अभी मैं आपको बताता हूं, वो स्थैतिक घर्षण से थोड़ा सा कम होता है। और गतिज घर्षण में एक नियम होता है कि एक बार जब वस्तु गति में आ जाता है, तो जैसे आपने अभी देखा कि स्थैतिक घर्षण का जो मान है, परिमाण है, वो क्या कर रहा था, अपने आप को एडजस्ट कर रहा था, है ना, क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार अपने आप को ढाल रहा था। ऐसा गतिज घर्षण में नहीं है, ये एक बार जब आप गति में ला देते हैं वस्तु को तो वो फिक्स हो जाता है, फिर आप चाहे जितना भी बल लगाते रहो, गतिज घर्षण की वैल्यू एक फिक्स होती है और उतना ही लगती है, उससे ज्यादा नहीं लगती है। ये हम गतिज घर्षण में यहां पर देख लेते हैं यहां पे। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आ गई हो। तो हम अगले पड़ाव पे आते हैं, और हमारा अगला पड़ाव है गतिज घर्षण, सेकंड।
गतिज घर्षण एफ के, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, और इसके अंदर जितनी चीजें पढ़ेंगे उतना ही आपको कम लगेगा, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, समझिए यहां पर गतिज घर्षण का क्या कॉन्सेप्ट कहता है, कैसे इसको हम समझते हैं। तो यहां पर भी हम एक चीज आपको बता देते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं, क्या कुछ सिस्टम होता है वो आपको समझाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको समझना होगा कुछ कॉन्सेप्ट को। गतिज घर्षण क्या कहता है कि अगर एक बार वस्तु गति में आ जाती है तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है। ग्राफ आपको बताना चाहेंगे, ठीक है, ये अपना लगाया गया बाहरी बल है, ये बाहरी बल या बाह्य बल बोलते हैं, यहां पर मैं बाहरी बल लिख देता हूं यहां पे, और ये घर्षण बल है। तो अब यहाँ जो ग्राफ हम बनाएंगे ना, कुछ इस तरीके से बनाएंगे। देखिए, हम क्या बोल रहे थे कि जैसे अगर बाहरी बल एक है ना, तो ये स्थैतिक वाला भी एक लगेगा, यानी कि ये वाला पॉइंट। अगर ये दो है तो ये भी दो लगेगा, यानी ये वाला पॉइंट। तो ये एक सीध में जाता है यहाँ पे, है ना, एक सीध में जाता है यहाँ पे, एक सीध में। देख रहे हो, जितना हम लगाते जाएंगे उतना ही ये लगाएगा। लेकिन एक ऐसा ऐसा समय भी आता है जब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक समय के बाद अगर उसकी औकात के बराबर आप लगा देते हैं, जितना भी अधिकतम स्थैतिक घर्षण होता है, तो फिर ये यहाँ ये मैक्सिमम हो जाता है। ये केस किसका हो गया? मैक्सिमम का हो गया, बिल्कुल मैक्सिमम हो गया यहाँ पे। देखिए, यानी ये वाला जो केस है यहाँ पे, ये है एफ एस मैक्सिमम, मतलब इससे ज्यादा भी नहीं लगेगा, एफ एस मैक्सिमम। और इससे नीचे जो लग रहा था, इससे नीचे लग रहा था ये वाला, ये था एफ एस था, यहां तक, यहां तक जो आप लगा रहे थे ये एफ एस लग रहा था, इनके बीच में ये वाला, ये एफ एस था यहां पर, और ये वाला है एफ एस मैक्सिमम। ये जो पॉइंट है यहां पर ना, ये वाला पॉइंट, सबसे टॉप वाला पॉइंट एफ एस मैक्सिमम। लेकिन एक समय के बाद हमने इसकी औकात से ज्यादा लगा दिया, और उसमें हमने देखा कि जी ये ना गति में आ गया। क्या हो गया है? गति में आ गया। तो गति में आने के बाद अब लग गया एफ के, यानी गतिज वाला घर्षण लग गया। तो जैसे ही गतिज वाला घर्षण लगेगा ना, तो उसके बाद ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखिए, ये थोड़ा सा कम होगा और फिर ये फिक्स हो जाएगा ऐसे। यानी कि आप जितना बाहरी बल लगाते रहो, बढ़ाते रहो बल की मात्रा को, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 1000, ये जो अपना एफ के है ये फिक्स रहेगा। ये वाला एफ के है, ये जो आप देख रहे हो ना, चलो इस कलर से कर देते हैं, ये एफ के है, ये बिल्कुल फिक्स है यहाँ पे। ये दिस वन एफ के, एफ के है, ये बिल्कुल फिक्स है। तो जो यहां पर हमें चीजें देखने को मिलती है वो स्थैतिक घर्षण में ही देखने को मिलता है। फिर वो फिक्स हो जाता है, मतलब मैक्सिमम होता है, फिर कम हो जाता है। तो यही अपना फॉर्मूला है, जिसको हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया नहीं, कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया है। कमेंट देख लेते हैं कि कुछ कमेंट में आपने कुछ डाउट वाउट पूछा हो तो आपको क्लियर कर देंगे यहाँ पे। अभी तो कोई ऐसा डाउट नहीं है, खैर एनीवे। चलिए, अब देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको पूरा ही कर देता हूँ घर्षण को मैं। तो अब इस चीज को हम समझना होगा कि भाई जब हम लोग फॉर्मूला की बात करेंगे, जैसे बैक में मैं लेके आना चाहूंगा, यहां भी एक फॉर्मूला बता देते हैं कैसे फॉर्मूला निकालते हैं, इसको समझिए। फॉर्मूला ये कहता है कि अगर यहां पर आप एफ एस निकालते हैं तो आपने तो उतना ही निकाल लिया जितना आपको निकालना था, मतलब कि जितना जितना था, मतलब न्यूटन के तृतीय नियम के हिसाब से, इसके लिए तो कोई फॉर्मूला आप नहीं लगा रहे थे। लेकिन जब आप एफ एस मैक्सिमम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एफ एस मैक्स निकालेंगे, तो ये होता है म्यू एस, ठीक है, और अपना यहां पर जो हम लेते हैं एफ एन लेते हैं यहाँ। अच्छा, ये क्या क्या चीजें हैं मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहूंगा, आपको यहाँ पर बता देना चाहूंगा, ठीक है। तो स्थैतिक घर्षण का स्थिरांक होता है म्यू एस, ठीक है, स्थैतिक कोफिशिएंट, स्थैतिक घर्षण का स्थिरांक मैं यहां लिख देता हूं। ये क्या है? स्थैतिक है ना,
स्थैतिक घर्षण का स्थिरांक। और ये क्या होता है? लंबवत बल होता है। ठीक है, लंबवत बल होता है ये। और ये तो आप जानते ही हैं कि अधिकतम स्थैतिक घर्षण हो गया। अच्छा, ये कैसे निकाला जाता है? क्योंकि आपको इसमें सवाल आएंगे और सवाल में आपको यहाँ पर सोल्व करके दिखाना होगा। तो कैसे आप सोल्व करेंगे इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है जो हमने आपके सामने यहाँ पर लिया है। इस सेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बनाते हैं। तरीके से अब यहां पर समझिएगा, जो हम बनाना चाह रहे हैं, यहां पर दिखाना चाह रहे हैं। तो जो आपका लंबवत बल लगता है वो हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे अब मान लो मैं खड़ा हूं या आप खड़े हैं, जहां भी खड़े हैं, तो जो धरती है वो आपके ऊपर एक बल लगा रही है। वो किसका इनकाउंटर कर रहा है? किसके विपरीत में है? तो हमारे ग्रेविटी के है। जैसे कि अब गुरुत्वीय बल होता है, इसके सेंटर लेते हैं, सेंटर से यहां पर गुरुत्वीय बल लगेगा mg। ये तो आपने पढ़ा होगा, F = mg लगता है, गुरुत्वीय बल लगता है। दुनिया में जितनी चीजें होती हैं सबको नीचे की ओर धरती अपनी ओर खींचता है। बोलो हाँ या ना? खींचता है कि नहीं खींचता है? तो वो वाला बल तो लगेगा लगेगा। अब सोचो, अगर इस बल के विपरीत दिशा में कोई भी बल ना लगे तो ये चिपक नहीं जाएगा। मान लो कि नीचे से कोई बल हमें नहीं लगा रहा, तो हम चिपक जाएंगे, ऐसे करके चिपकते चल जाएंगे, धरती तो खींच लेगी नीचे की ओर। मान लो किसी चीज को आप ऐसे खींच रहे हो, तो ऊपर से भी तो कोई होना चाहिए जो ऊपर की ओर खींचे, तभी तो बैलेंस रहेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मान लो एक चादर है, या मान लो कुछ भी समथिंग है, उसको मैं नीचे की ओर खींच रहा हूं, मैं धरती हूं, मैं खींच रहा हूं ऐसे करके, तो मेरी ओर खींचे जाएगा ना वो। तो कोई तो बल होना चाहिए जो उसके उल्टी दिशा में ऊपर की ओर खींचे। तो यहां पर जो है, जैसे यहां पर नीचे की ओर एक बल लगता है जिसको गुरुत्वीय बल कहते हैं, वैसे ही ये सतह इस वस्तु पे, है ना, एकदम सीधा लंबवत 90 डिग्री पे एक बल लगाती है, जिसको हम लोग लंबवत बल के नाम से जानते हैं, Fn कहते हैं। यही Fn है अपना, यही Fn है। अब देखिए इस बात को समझिएगा, ये जो Fn होता है ये mg के बराबर होता है। सवाल में यही करना होगा, Fn क्या होता है? mg के बराबर होता है। अच्छा, क्यों बराबर होता है? तो जी देखो, मैं कैसे चल रहा हूं, ध्यान सुनो, मैं कैसे चल रहा हूं। मैं चल रहा हूं ऐसे, ऊर्ध्वाधर तो नहीं चल रहा हूं, ऊर्ध्वाधर नहीं चल रहा ना, मैं इस दिशा में चल रहा हूं यहां पे। तो ऐसे चल रहा हूं, मान लो ऐसे चल रहा हूं, मैं हॉरिजॉन्टल चल रहा हूं यहां पे, इस तरीके से चल रहा हूं। तो मैं जब ऐसे चल रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा ऊर्ध्वाधर दिशा है, जो मेरा ऊर्ध्वाधर मतलब इस दिशा में, वर्टिकल अगर मैं बात करूं, तो यहां पर तो मैं ऐसे ऐसे नहीं हो रहा। बोलो, ऐसे हो रहा हूं या नीचे की ओर झुक रहा हूं? ना मैं नीचे जा रहा हूं, ना मैं हवा में उड़ रहा हूं। इसका मतलब इस दिशा में जो मेरा जो दोनों बल लग रहा है, दोनों ही संतुलित है, दोनों ही संतुलित है। और संतुलित तब होता है जब दोनों का मान बराबर होता है। अगर Fn ज्यादा हो गया ना, Fn ज्यादा हो गया ना, तो मैं हवा में से उड़ जाऊंगा, क्योंकि जो बल है ऊपर वाला ज्यादा हो जाएगा, तो मैं ऊपर उड़ जाऊंगा। अगर mg ज्यादा हो गया तो मैं नीचे की ओर दब जाऊंगा। यानी दोनों ही बैलेंस है, दोनों ही संतुलित है, इसीलिए Fn mg के बराबर है। तो इस दिशा में तो कोई मतलब गति ही नहीं हो रही है भाई, तो दोनों ही बराबर हो गया। इसलिए सवालों में Fn mg के बराबर होता है। लेकिन अगर इस तरीके का कोई सीन होगा, तब अगर मान लो तिरछा हो गया या कुछ और हो गया, तो वहां पर थोड़ा बदल जाएगा Fn और mg की कहानी। हर जगह पर ये मत लगाना, क्योंकि कई बार मान लो तिरछा है, स्लोप है, ऐसे ढाल है, तो ढाल वाले स्थिति में बदल जाएगा। अब आगे यहां पर जो भी बल लगेगा वो अलग बात है, हम कितना लगा रहे हैं, वो कितना जा रहा है, फिर ये आ जाएगा कि वो स्थैतिक है, ये है, वो है, समथिंग है यहां पर। तो इस केस में मान लेते हैं यहां पे कि आपने कोई बल लगाया है, वो किया, जो भी समथिंग। अब देखिए होता क्या है कि इन दो सतहों के बीच में जो खुरदरा होता है ना, जो भी खुरदरा होता है, उसके बीच में गैप होता है, ऐसे करके, मतलब बहुत ही बारीक से माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पार्टिकल्स के बीच में कुछ इस तरह का डिजाइन होता है, ऐसे ऐसे करके डिजाइन होता है, ऐसे करके। तो ये सतह और ये दूसरे सतह, तो हर सतह के बीच में एक, आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग नेचर होता है, जिसकी वजह से घर्षण का बल उस पर निर्भर करता है। और इसके बीच में हर मतलब सतहों के बीच में एक स्थिरांक होता है। तो अगर वो स्थैतिक घर्षण वाला केस होगा तो एक म्यूएस होगा, म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, यू लिख के इधर की ओर खींच दो, इसको म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू, न्यू नहीं, म्यू, म्यू, म म्यू। और ये एस मतलब
एस मतलब स्थैतिक घर्षण, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया यहाँ पर। तो ये सवाल में आपको दिया जाएगा, ये सवाल में दिया रहेगा, बस आपको मास दे देगा, मतलब इतना द्रव्यमान है। जी के वैल्यू तो आप जानते ही हो कितना होता है। जी अगर ना कुछ कहे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर सवाल में कह रहा है कि आप 10 ले सकते हो तो 10 ले लेना, अपने मन से कुछ मत करना। यहां पे क्लियर हो गया? आ गया समझ में ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे? अब आओ यहां पर लेके आते हैं। अब यहां पर आओ, तो गतिज वाले में भी वही फंडा, वही चीजें हम लोग फॉलो करेंगे। गतिज वाले में भी क्लास का टाइम हमारा हो रहा है, एक अगला क्लास हमें केमिस्ट्री का भी लेना है, तो इसके बाद जो है इस पे आप घर पे जो है आप एनआईएस की बुक को ओपन करना, उसमें जितने भी एग्जांपल्स होंगे उन सबको सॉल्व करना, और जो क्वेश्चंस होगा उसको भी सॉल्व करना। जो टर्मिनल एक्सरसाइज होता है ना, आपके मेन एक्सरसाइज होता है किसी भी चैप्टर का, वो सॉल्व होता है, उसका आंसर भी बुक में दिया रहता है। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, हमारे ऐप में भी मिल जाएगा और एनआईएस की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, तो आप ट्राई कर सकते हो। और बाकी कुछ कंटेंट बहुत जल्द मैं ऐप में और एक्स्ट्रा वर्कशीट वगैरह भी आपको प्रोवाइड करूंगा, उसको भी आप सॉल्व करना, तो कंटेंट आजकल में वो भी ऐड हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का बनेगा। सारा कलर ले लिया हमने, चलो ये ले लेते हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा एफ के इज इक्वल टू, है ना, यहां बोलेंगे म्यू के, और ये हो गया एफ एन। ये देखो एफ के इज इक्वल टू म्यू के और एफ एन हो गया यहां पर। और यहां पर क्या क्या चीज है उसको जरा देख लेते हैं एक बार। तो जी यहां पर जो है एफ के जो हो गया वो हो गया गतिज घर्षण। अब ये तो भाई एक बार आ जाता है तो बदलता ही नहीं है, तो एफ के ही रहेगा, इसमें तो कोई मैटर ही नहीं है स्थैतिक वाला जैसे मैटर था यहां पे। और ये वही है लंबवत बल हो गया यहां पे। और ये क्या हो गया? गतिज घर्षण का स्थिरांक, ये सवाल में दिया रहता है, गतिज घर्षण का स्थिरांक, ये आपको दिया रहेगा यहाँ पे, मतलब इन तीनों में दिया जाएगा। हम नॉर्मली जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था वो सेम कंडीशन, वही एफ एन है, वही एम जी है, सेम है यहाँ पर, चाहे वो गतिज रहे चाहे जैसा वाला केस रहे, सेम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जितनी चीजें हमको बताई एक बार समराइज कर देता हूँ। हमने आपको घर्षण के बारे में बताया कि घर्षण क्या है, वैसा बल जो संपर्क में आए दो सतहों के अपेक्षित गति का विरोध करता है। 3 तरीके का होता है, स्थैतिक घर्षण होता है, गतिज घर्षण होता है, घूर्णीय घर्षण होता है। ये हमने आपको समझाया कि विरामावस्था में रहेगा अगर स्थैतिक घर्षण रहेगा तो, और अगर हम बात करें तो यहाँ गतिज घर्षण में ऐसे रहेगा। तो ये हमने घूर्णीय वाला भी बता दिया आपको, यहाँ हमने आपको स्थैतिक का डिटेलिंग बता दिया है। अब यहाँ पर ये बता दिया है, सोचो कि अगर ये ऐसा होता तो, मान लो एक स्लोप होता, समझो एक स्लोप होता, और इस स्लोप पे मैं कहूं कि यहां पे हमने एक वस्तु को ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो फिर आप क्या कहते हैं? और यहां एंगल मान लो थीटा बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है, मान लो ऐसा दे दिया, समथिंग दे दिया। तो अगली क्लास में हम इसमें डिटेलिंग जानेंगे कि अगर इस तरह का डायग्राम होगा, इस तरह का जो भी होगा मैटर होगा, तो उसमें कैसे हम लोग करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं इसमें कौन कौन सा बल लगेगा, लेकिन अगले क्लास में डिटेलिंग में इसको समझेंगे। जैसे नीचे की ओर क्या लग गया, mg लग गया यहाँ पे, और इधर की ओर क्या लग गया, Fn लग गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर घर्षण का बल किधर लगेगा, तो समझिएगा ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूं कि ये जो वस्तु है इस सतह पर है, तो इसका जो प्रकृति है, इसको टेंडेंसी कहते हैं, जो प्रकृति इसका प्रकृति है नीचे की ओर आने की, इसको मौका मिले नीचे ही आएगा। यानी कोई तो बल है जो इसको रोक रखा है, और वो बल इधर की ओर लग रहा है, और ये हम मान लेते हैं, ये एफएस मान लेते हैं, या मान लो कि बिल्कुल कंडीशन है एफएस मैक्सिमम मान लेते हैं कि पूरा का पूरा एफएस मैक्सिमम लग रहा है यहाँ पर। हम यहाँ कोई बल ही नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर जो भी आप बोलो कोई फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है यहाँ पर, आप समझ लीजिए गति में नहीं है, ये भी विराम में है। गति में होता तो एफ के लग जाता है, यहाँ पर मान लो विराम की अवस्था में है। तो ऐसे कंडीशन में हमने जो आपको बेसिक वीडियो मतलब बनाया है, यूट्यूब पर भी दिया है और आपके ऐप में भी यहाँ दे दिया है, उसको जरूर देख लेना। उसमें कैसे सदिशों के अवयव को हम तोड़ते हैं, कैसे कॉस थीटा साइन थीटा जाता है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद ही अगले क्लास में हम FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम जो है हम बताएंगे यहाँ पर, तो मुक्त कैसे हम बनाते हैं, ठीक है, वो भी हम बताएंगे यहाँ पर।
बाकी यहाँ आज की क्लास यहीं तक रहेगा। क्या रहा आज का क्लास, क्या घर्षण आपको समझ में आया, क्या चीज़ें आपको क्लियर हुई? अब इस पे कुछ सवाल होंगे जो ज़रूर सॉल्व करना, क्योंकि अगर आप सवाल सॉल्व नहीं करोगे और केवल आप कहानी की तरह सुनते रहोगे तो समझ में भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन हाथ नहीं चलेगा और अचानक से सवाल आ जाएगा। तो वही वाली बात हो गई कि गाड़ी आप चलाए नहीं भाई, लेकिन आप गाड़ी के बारे में सब कुछ जानकारी है, गियर होता है, क्लच होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, गाड़ी आप चलाओगे नहीं तो फिर गाड़ी अचानक से कहाँ चला पाओगे। तो इसलिए क्या सर, आप लेक्चर के टॉपिक के साथ साथ एग्जाम के क्वेश्चंस की भी तैयारी भी करवाते हाँ हाँ, सारी चीज़ कराएंगे। अभी क्या है ना कि क्लास अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी क्या है कि हम देखो, अब ऐसा है ना कि ट्रेन जब चलती है ना तो अचानक से पिकअप नहीं पकड़ लेता है, मतलब धीरे धीरे चलता है, छुक 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 चलता है, फिर जाके वो पिकअप पकड़ता है। तो अभी तो ऐसा है कि आप लोगों को एक दो चैप्टर मतलब वर्क जो है ना, कार्य ऊर्जा शक्ति तक तो आपको लगेगा कि बैलगाड़ी की तरह चल रहा है, क्योंकि वहां तक मैं अपनी बड़ी चालाकी से आपको मजबूत कर दूंगा, फिजिक्स के अंदर, भौतिकी के अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर दूंगा, चीजें समझ में आने लग जाएगी। उसके बाद आगे से देखोगे एकदम रैपिड में निकलेंगे, फटाफट निकलेंगे, सवाल भी सॉल्व करेंगे, टाइम को मैनेज कर लेंगे। तो हमारा यही सिस्टम होता है, स्टार्टिंग में बिल्कुल हम बैलगाड़ी की तरह चलते हैं। हमारा मानना स्टार्टिंग में ही अगर तेज चल जाएंगे तो बाकी बच्चे फिर कैसे कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए और मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। ये जो टाइम है अभी, फिर बाद में क्या हो जाएगा ना, बहुत तेजी से निकलेगा तो फिर वो आपको संभालने का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी जहाँ भी है नींव मजबूत कीजिए। नींव मतलब जहाँ जहाँ भी आपको कमी लग रहा है, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा आदत बन जाएगा आपको सवाल सॉल्व, क्योंकि एकदम से नेचर नहीं होता ना कि हम तुरंत जाके 10 सवाल सॉल्व करें, 20 सवाल सॉल्व। धीरे 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 किसी भी चीज़ में हैबिट लाना होता है, आदत बनाना होता है। बनते 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 वो फिर हमारे हैबिट में आ जाता है, फिर हमें आसान लगने लग जाता है। तो ये साइकोलॉजी होता है जो यहाँ पर हम करते हैं। ठीक है, चलिए एनीवे, तो बाकी मैं टाइमिंग अगेन क्लियर कर देना चाहूँगा। सुबह 8 बजे हमारा क्लास स्टार्ट हो जाता है और 9 बजे अभी इसके जस्ट बाद केमिस्ट्री का भी क्लास का टाइमिंग है, तो मुझे क्लास को यहीं पर जो है बाइंड अप करना पड़ेगा। अगले क्लास में आप टाइम से आ जाइएगा 8 बजे सुबह एवरीडे। ठीक है, अगर कोई विशेष क्लास रहा तो आपको क्या है, अपना ऐप में ना जो कोर्स है वहाँ पर चेक करना। मैं एक दिन पहले ही या कुछ देर पहले ही, अब तो सुबह क्लास है तो रात में ही मैं वहाँ पर लाइव का टाइमिंग शो कर देता हूँ। तो लाइव क्लास होगा नहीं होगा, कितने बजे होगा, कैसे होगा, वहीं पर शो करेगा कि जी इस डेट में इतने बजे लाइव का क्लास का टाइमिंग है, तो आपको वहाँ शो करेगा। तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बस आप लोग मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। तो चलिए यहीं पर मैं इसको बाइंड अप कर रहा हूँ, अगले पार्ट में मिलूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को दोबारा देखना हो तो रिकॉर्डेड रहता है, देख लेना। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।